जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 1 पर परिचर्चा करेंगे। 100 अंक हिंदी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पूस की रात। ध्यान देंगे, अभी हम लोग हिंदी 100 अंक पर चर्चा करेंगे। कक्षा 11, पाठ का नाम होगा पूस की रात। लेखक का नाम होगा प्रेमचंद्र या मुंशी प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए पूस की रात शीर्षक कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जान ले कि पूस की रात शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है, मतलब पूस की रात में अभिनय करने वाले जो कलाकार हैं उनका नाम क्या है। तो हल्कू जो एक मजदूर किसान होता है, खेती बाड़ी करके दूसरे के खेत में मजदूरी करके कुछ अपना खेती बाड़ी के गुजर बसर करता है। मुन्नी हल्कू के पत्नी का नाम है। शहना जो गांव का एक महाजन है जो ब्याज पर रुपया को लगाता है। और जबरा एक कुत्ता का नाम है जो हल्कू का सहयोगी। कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम लोग पूस की रात शीर्षक कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन चरित्र के बारे में जान ले। तो मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के दुनिया के एक महान कहानीकार है। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हो गई। मुंशी प्रेमचंद्र के पिता का नाम अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी, और इनका जो मूल नाम था, ओरिजिनल नाम था, वह था धनपत राय। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम था, मूल नाम था। और मुंशी प्रेमचंद्र के पिता अजायब राय प्रेमचंद्र को नवाब राय के नाम से पुकारते थे। मुंशी प्रेमचंद्र को कलम के सिपाही और उपन्यास के सम्राट, कलम के सिपाही और उपन्यास के सम्राट के नाम से जाना जाता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद होम ट्यूशन पढ़ाकर इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत किया। आगे चलकर इन्होंने जिला बोर्ड में सब इंस्पेक्टर की पदवी ज्वाइन कर लिया। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के कहने पर बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने ही असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी क्या कर दी, छोड़ दी, और लेखन को अपने जीवन का आधार मान लिया। कहानियां लिखते थे और उससे जो आमदनी इनको मिलती थी उसी से अपना यह जीवन यापन करते थे। इन्होंने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम है सोजो वतन। सोजो वतन मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। सोजो वतन मतलब देश का दर्द। उस कहानी में इन्होंने भारत की क्या दुर्दशा थी, भारतीयों की क्या दुर्दशा थी अंग्रेजों के शासनकाल में, उसके बारे में इन्होंने चित्रण किया था। जब इनके द्वारा लिखा गया कहानी अंग्रेजों के हाथ में पड़ी तो अंग्रेजों ने उस सोजो वतन शीर्षक कहानी को पढ़ा तो धनपत राय को कहानी लिखने पर रोक लगा दिया। धनपत राय जब कहानी लिखना बंद कर दिए तो उनके मित्र ने कहा कि भाई धनपत राय नाम से आपको कहानी लिखने पर रोक लगा दिया गया है, क्यों नहीं आप नाम बदल के कहानी लिखते हैं, क्योंकि कहानी नहीं लिखेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। तो अंग्रेजों ने धनपत राय को कहानी लिखने पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। तो अपने मित्र के सलाह पर धनपत राय ने अपना नाम बदल लिया और नाम बदल के क्या रख दिया, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र नाम रख लिया और प्रेमचंद्र के नाम से कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया। इस क्रम में इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियां, 10 नाटक और उपन्यास, कई उपन्यास भी लिखे हैं। इनके द्वारा लिखा गया जो प्रमुख कहानी है रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, सेवा सदन, पूस की रात
और भी बहुत सारी कहानियां, मैंने पहले कह दिया 300 कहानियां इन्होंने लिखा है, लेकिन इनका एक उपन्यास अधूरा है जिसका नाम है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र लिख रहे थे, लिखते लिखते इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। और इस मंगलसूत्र को पूरा किसने किया था? तो प्रेमचंद्र के बेटा अमृत राय ने। प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय थे, 2 बेटा थे, 1 बेटी थी। तो प्रेमचंद्र के बड़े पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास मंगलसूत्र को क्या किया? पूरा किया। और अपने पिता प्रेमचंद्र को कलम के सिपाही, क्योंकि जब मरे तो उनके हाथ में पेन था, लिखते लिखते मर गए थे। लिखना शुरू किए खाना पीना खाने के बाद टेबल पर, और सुबह में गए तो टेबल पर इनका सिर था लेकिन शरीर में प्राण नहीं था। तो प्रेमचंद्र को कलम के सिपाही की उपाधि उनके पुत्र अमृत राय ने दिया था। और मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया पूस की रात शीर्षक कहानी के बारे में। तो पूस की रात शीर्षक कहानी ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ एक कहानी है। इस कहानी में इन्होंने हल्कू नामक एक छोटे किसान के चित्रण करने का काम किया है। इस कहानी में इन्होंने भारत के गांवों में जो किसान रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी करके अपना जो गुजर बसर करते हैं और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में इन्होंने लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद्र यह दिखाने का काम किया है कि किसान, जो छोटे किसान हैं, किस तरह कष्टपूर्ण दौर से गुजरते हैं और अपनी किस प्रकार से आवश्यकताओं को दमन करके, अपनी इच्छाओं को दमन करके बिना किसी की परवाह किए दिन रात अपने खेत में लगे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी पूस की रात शीर्षक कहानी, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। कहानी की शुरुआत होती है हल्कू जो अपने दरवाजे पर बैठा होता है। हल्कू दरवाजे से अपने घर के आंगन में आता है और अपनी पत्नी मुन्नी से बोलता है कि मुन्नी सुनती हो, लहना आया है। क्योंकि लहना से हल्कू कर्ज लिया था। लहना आया है, लाओ जो रुपया जमा करके रखे हैं लहना को दे दें, किसी तरह गला तो छूटे उससे। सुबह का समय था। मुन्नी मतलब हल्कू की पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिर कर बोली कि 3 हो तो रुपया है, 3 ही तो रुपया है। मतलब हल्कू 3 रुपया जमा करके रखा था, 3 ही रुपया तो है। अगर 3 रुपया शहना को दे दोगे, महाजन को दे दोगे, तो कंबल कहां से आवेगा? पूस की रात आ रही है, ठंड इतनी लगती है कि मानो प्राण निकाल देगा। जाओ शहना से कह देना कि फसल कटने के बाद हम आपका पैसा सूद समेत वापस कर देंगे। हल्कू मुन्नी के बात को सुनकर आंगन में एक निश्चित दशा में खड़े रहता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि महाजन को पैसा कर्ज सधा दे या उसे लौटा दे, क्योंकि पूस की रात भी आ रही है। इतनी ठंडी होती है कि हमारे घर में उस ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसके पास स्थिति बड़ी भयावह थी, क्योंकि पत्नी जो मुन्नी थी वह भी ठीक बोल रही थी कि ठंड कैसे कटेगी, और बाहर जो महाजन था शहना वो हम मानने को तैयार नहीं था। पुनः हल्कू अपने पत्नी मुन्नी से कहता है कि मुन्नी दे दो पैसा, हम कंबल का जो खरीदने का जुगाड़ कहीं और से कर लेंगे, दे दो पैसा, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी कहती है दूसरा उपाय कौन सोचेगा, बताओ तो सही कि जब यह पैसा हल्कू को सहना को दे दोगे तो तुम्हारे पास पैसा कहां से आएगा? क्या कोई खैरात में कंबल दे देगा?
क्या कमा के कहीं छुपा के रखे हो कि कंबल खरीद कर ले आओगे? जाओ बोल देना फसल कट जाएगी तो आपका पूरा पैसा सधा देंगे। कई महीनों से मर खप के कमा रहे हैं, 3 रुपया बचा के रखे हैं, और गुस्से में बोलती है, मुन्नी हमारा जन्म ही बाकी चुकाने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए हुआ है। हल्कू बड़ी उदास हो जाता है क्योंकि महाजन दरवाजे पर बैठा होता है, वो हम मानने को तैयार नहीं है। महाजन कह रहा है कि बिना पैसा लिए जाएंगे नहीं, और हल्कू की पत्नी मुन्नी उसका जिद है कि नहीं बोलो, फसल कटने के बाद देंगे, पूस की रात आ रही है, ठंड से बचने के लिए कंबल मेरे घर में नहीं है, हाँ इस पैसे का कंबल खरीदेंगे। हल्कू उदास हो जाता है और उदास स्वर में अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है, तो क्या करूं, गाली खाऊं? मुन्नी तरफ कर बोलता है, गाली क्यों देगा, उसके बाप का राज है, हम ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं उसका पैसा चुका हम नहीं देंगे, पैसा देंगे लेकिन बाद में देंगे। लेकिन जैसे ही हल्कू का शांत स्वर सुनी मुन्नी, वह चुपचाप घर के अंदर गई और कोठी के ऊपर जो पैसा 3 रुपये रखा था लाकर हल्कू के हाथ में रख देती है। आला से 3 रुपया लाकर हल्कू के हाथ में रख दिया और रुपया रखते हुए कहती है कि हम पिछले कई वर्षों से बोल रहे हैं कि खेती करना छोड़ दो, किसी तरह किसी के खेत में मजदूरी करके नून रोटी खाएंगे, लेकिन शांत का जीवन तो जिएंगे, किसी के धौस सुनना तो नहीं मिलेगा। मजदूरी करके लाओ, खेत में झोंक दो, खेत से बचा तो महाजन को झोंक दो। हल्कू मुन्नी की बात को सुना और वह 3 रुपया अपने हाथ पर लिए अपने घर से बाहर की ओर निकल पड़ा। मानो वह 3 रुपया शाहना के हाथ में इस तरह से दे रहा है जैसे अपना कलेजा निकाल के दे रहा हो। ऐसा इसलिए फील हो रहा था कि वह 3 रुपया मजदूरी कर कर के एक एक पैसा अपने पेट को काट काट कर बचा रहे थे, क्योंकि पूस की रात बड़ी ठंडक होती है। इस 3 रुपया में कंबल खरीद कर कम से कम ठंडक से तो बच जाएंगे। शाहना अपना पैसा ले लेता है, वहां से निकल जाता है। हल्कू छोटा किसान था, गांव के जमींदार से थोड़ा सा खेत लेकर फसल उगाया करता था। हालांकि मुन्नी इसके विरोध में थी, खेती मत करो, मजदूरी करो, लेकिन हल्कू की सोच थी कि खेती करने से गांव में इज्जत होता है, सम्मान होता है, किसान के रूप में हमारा नाम होता है। लेकिन अगर किसी के खेत में जाके मजदूरी करो तो मजदूर कहलाता है, किसान नहीं कहलाता है। तो अपनी शान शौकत बरकरार रखने के लिए हल्कू खेती पर जोर देता है। लेकिन हल्कू के मेहनत को देखकर, जहां ठंडी की रात में लोग अपने घर में रहते हैं, वहीं अपने फसल की रखवाली करने के लिए हल्कू उस ठंड रात में खेत पर अपने साथी, अपना सहयोगी कुत्ता जबरा के साथ खेत में रहता है। इस दुख से मुन्नी कहा करती थी कि तुम खेती छोड़ दो, मजदूरी ही करो। हंसने वाले तो हर स्थिति में हंसेंगे। उसकी अंधेरी रात थी, खेत में फसल तैयार होने को था। हल्कू अपने फसल की रखवाली करने के लिए अपने खेत में ही बांस का एक मचान बना दिया था। मचान के ऊपर खटोला, मतलब झोपड़ी बना के रखा था। गांव में उस झोपड़ी को गोहिया भी कहते हैं। ऊख के पत्ता का, ऊख के सूखा हुआ पत्ता जिसको पतहर का एक खटोला बना के रखा था। फटा हुआ कंबल था एक, उस खटोला के अंदर उसी कंबल को शरीर में लपेटकर पूस की रात से बचने का प्रयास करता था। हल्कू का साथी जबरा
जो हल्कू के साथ उस खटोला के नीचे, मचान के नीचे, खटिया के नीचे रात भर अपने पेट में मुंह को दबाकर कू 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 करता। हल्कू डांटता जबरा को, तुम क्यों आया मेरे साथ? तुमको लगता है खेत पर हम हलवा पूरी खाएंगे? मेरे पीछे पीछे आ लिया, अब ठंड खाओ। और जब जब ठंडी हवा तेज होती, पछुआ रात, उसकी रात में पछुआ हवा बहती, और पछुआ हवा इतनी तेज थी, इतनी बर्फीला थी कि मानो जैसे कोई रार अपनी क्रूरता बरसा रहा हो। ठंडी रात से बचने के लिए हल्कू 8 चीलम गांजा पी चुका था, लेकिन ठंडी जा नहीं रही थी। हल्कू मन ही मन क्रोधित होकर कह रहा था कि तकदीर ने क्या लिखा कि मजदूरी हम करें और मजा दूसरा लूटे। जबरा ठंड से कू कू कर रहा था। हल्कू कहता है, क्यों चिलम पिएगा? जारा तो नहीं जाएगा, लेकिन मन बहल जरूर जाएगा। चिलम पीने से जारा तो नहीं जाता है, लेकिन मन क्या होता है, थोड़ा बहल जाता है। हल्कू जब भी जबरा से ऐसा प्रश्न करता, जबरा हल्कू की ओर चेहरा करके बड़ी नम्र निगाहों से देखता, मानो कि दोनों की ऐसी मित्रता हो, किसकी आवाज को समझ रहा हो। हल्कू फिर जबरा कहता, अच्छा आज मैं ठंडी खा लो, कल तुम्हारे लिए हम पुआल बिछा देंगे, उसी पुआल में तुम छुपकर सो जाना। ठंडी इतनी बढ़ गई, बर्दाश्त हो न सका। जबरा हल्कू के देह में चिपक जाता है। हल्कू भी जबरा को पकड़कर गर्मी का आनंद लेता है। हालांकि जबरा का शरीर बदबू दे रहा है, लेकिन ठंड के कारण वह बदबू भी महसूस नहीं हो रही है। और जबरा भी हल्कू के शरीर में चिपककर मानो स्वर्ग सा महसूस कर रहा हो। अचानक खेत में खरखराहट की आवाज आई। जबरा तुरंत ठंडी को माना नहीं और भौंकते हुए खेत तक पहुंच गया। हवा उतना ही तेज थी, बर्फ गिर रही थी, लेकिन जबरा भौंकना भी नहीं छोड़ रहा था। ठंडा इतना हो गया था मानो कि नस में ही सारा खून जम जाएगा। हल्कू बार बार बाहर निकल कर देखता आकाश में कि अभी रात गया कि नहीं। अभी तो आधी ही रात है, सप्तर्षि आधा आकाश भी नहीं चढ़ा है। ठंडा इतना बढ़ गया कि हल्कू ने जबरा को कहा कि चलो ठंड से भगाने का बगल में आम का जो बगीचा है उसमें बहुत पत्ता गिरा हुआ है। लहरी का कुछ पेड़ उखाड़ा और लहरी के डंडा को तोड़कर आम के बगीचा में जाता है और पत्ता को बटोरकर उसमें आग लगा देता है। आग लगाकर बहुत देर तक उस आग को तापता है, देह गर्म हो जाता है। अंत में मनोरंजन करने के लिए आग के चारों तरफ से कूद फान करता है। जबरा से बाजी भी लगाता है कि चलो आग के ऊपर से कूदते हैं, कौन कितना ऊंचा कूद सकता है। हल्कू आग के ऊपर नीचे कूदने का प्रयास करता है, लेकिन जबरा आग के चारों तरफ से घूमते रह जाता है। आग इतनी गर्माहट दे रही थी कि हल्कू बड़े ऊंचे स्वर में कहता है कि देखो, क्या ठंडा तो क्या, ठंडा का बाप भी हमारे यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पत्तियां जलती जा रही थी, आग की गर्मी धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। हल्कू का देह भी गर्म हो जाता है। हल्कू वहाँ से आता है और मचान पर अपने खटोला में सो जाता है। जबरा भी जहाँ आग जला हुआ था उसी पर राख पर घुरकी लगाकर देह को मोड़कर बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ की धरती क्या हो गई थी, आग से गर्म हो गई थी। अचानक भोर का समय होता है, दिन होने वाला होता है। जानवरों का एक झुंड आया, खेत को चरने लगा। हल्कू की सरसराहट सुनाई दी। हल्कू बड़ी तेज स्वर में खेत की ओर गया, भौंकने लगा। लेकिन जबरा भौंकने लगा। जबरा भौंकता गया, लेकिन हल्कू की नींद इतनी गहरी हो गई कि उसने लगा कि शायद मैं क्या देख रहा हूं, स्वप्न देख रहा हूं। उसे भ्रम हो रहा था। जबरा चिल्लाता गया,
लेकिन हल्कू हर दिन खेत पर सोता, जगा रहा था, पूरे रात जगा रहा, लेकिन जब फसल को बर्बाद कर रहा था पशु, तो उसकी नींद इतनी तेज हो गई थी कि अपने खेत को बचा नहीं सका। नीलगाय आया और सारा खेत को सफाया कर गया। चादर तान के सोया रहा। सुबह का समय हो जाता है। जब नींद खुली, देखा कि चारों तरफ क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश निकल चुका है। हल्कू की पत्नी मुन्नी खेत पर आ गई होती है और कहती है, सोए रहो, यहां आकर रम गए हो। उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, अरे क्या कर रही हो? अभी तो हम देख के आए हैं, खेत में तो पूरा फसल लगा था। मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का तो सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसे सोता है? तुम्हारे मरई बनाने से, झोपड़ी बनाने से क्या फायदा हुआ? ठंड में आने से क्या फायदा हुआ कि सारा खेत ही नीलगाय चढ़ गई। हल्कू देखा कि मुनि का तेवर थोड़ा गर्म है, बहाना बनाया, अरे क्या कहती हो, मरते मरते बचा और तुम्हें खेत की पड़ी है। मेरे पेट में ऐसा दर्द हुआ कि लगा कि हम तो मर ही जाएंगे और हम जाने के लायक नहीं थे। तो इसी क्रम में वो जानवर आ गया, चढ़ के चला गया। दोनों, मुन्नी और हल्कू खेत पर गया। दोनों खेत की दुर्दशा को देख रहा था, कैसे नीलगाय तैयार फसल को खा गया। मुन्नी खेत के चढ़ जाने से बड़ी उदास थी, लेकिन हल्कू मन ही मन बड़ा प्रसन्न था। मुन्नी इसलिए उदास थी कि हल्कू ठंडी की रात में मेहनत करके ठंडी को न मानकर भी खेत पर आकर रखवाली करता था, लेकिन हल्कू इसलिए प्रसन्न था कि जाने तो चढ़ गया, अब ठंडी पूस की रात में खेत में रखवाली करने तो आना नहीं पड़ेगा। अब मजदूरी करके ही गुजर बसर कर लेंगे, खेत में ठंडी में आना तो नहीं पड़ेगा। तो धन्यवाद। कल हम लोग नया चैप्टर लेके आएंगे।